हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 1 के रूप में राष्ट्रवाद के उदय के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में समझेंगे। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन। फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा आयरलैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक सारियू कहाँ के कलाकार थे। फ्रेडरिक सारियू फ्रांस के कलाकार थे। कहाँ के? फ्रांस के कलाकार थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिया है, दिदरो, नेकर, रूसो और वाल्टेयर। तो किसने की थी साथ बच्चों? दिदरो ने की थी। किसने की थी? दिदरो ने। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? जर्मनी का जो एकीकरण है उसकी आधारशिला किसने तैयार की? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, नेपोलियन तृतीय, विलियम प्रथम, बिस्मार्क और नेपोलियन बोनापार्ट। तो किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने की। किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन है? राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला कौन है? तो राष्ट्रवाद को जो चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है वह व्यक्ति कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन है, एमुनियल सेकेंड, हेवसवर्ग, मैथसन और फ्रेडरिक सारियू, है ना। तो कौन है? फ्रेडरिक सारियू। कौन है? फ्रेडरिक सारियू। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? यूनान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड, है ना। तो किस देश को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है आपका, 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? 1832 में कुस्तुनिया ने जो संधि किया था, जो समझौता किया था, उसमें किस राष्ट्र की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी? तो किस राष्ट्र को मान्यता दी गई थी? फ्रांस को मान्यता दी गई थी। किसको? फ्रांस को मान्यता दी गई थी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, मैटरनिक में किसको सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? मैटरनिक जो था उसने सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन किसको बताया था? तो इसमें भी 4 ऑप्शन है ना। 4 ऑप्शन है ना। तो 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा खतरनाक किसको बताया गया था? मैथ्सनी को बताया गया था। किसको बताया गया था? मैथ्सनी को बताया गया था। इसको मैथ्सनी को बताया गया था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, फ्रांस में किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? जो फ्रांस का जो सिक्का होता था या नोट होते थे उस पर किसके चित्रों को अंकित किया गया था या बनाया गया था? तो किसके चित्रों को बनाया गया था? मेरियाना के चित्रों। किसको? मेरियाना का जो चित्र है उसको बनाया गया था। जैसे कि भारत का जो सिक्का है या भारत का जो नोट है उसमें गांधी जी का चित्र है, ठीक उसी प्रकार फ्रांस के नोट या सिक्कों में किसके चित्र बनाया गया था? मारियाना का चित्र बनाया गया था। इसके बाद, आंखों पर पट्टी बंधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। 10वां क्वेश्चन है, एकीकृत
इतालवी गणराज्य के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश किसने की? जो इतालवी गणराज्य है उसके लिए एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वह प्रयास किसने किया? तो वह प्रयास भी किसने किया? मैथ्सिनी ने किया। किसने किया? मैथ्सिनी ने किया। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन जो था उसने इटली पर कब हमला किया? तो यह हमला कब किया गया? इसमें भी 4 ऑप्शन है कि 1798, 1796, 1799 और 1997। तो उन्होंने कब किया? 1797 में किया। कब किया? 1797 में किया। 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया। इसके बाद नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? फ्रेडरिक सारियू जो था उसने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि उसने कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की। कितने की? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसके बाद दूसरा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसको राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति अर्थात बातचीत जो है कब हुआ था? वह हुआ था सन 1789 में। कब हुआ था? सन 1789 में। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर किसकी संहिता के नाम से जाना जाता है? किसकी संहिता के नाम से जाना जाता है? नेपोलियन। किसकी? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर गालिसिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलता था? गालिसिया में जो कुलीन वर्ग होता था, क्योंकि समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, आपको पता था, है ना? आपको बताया गया प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तृतीय स्टेटस, है ना? तो जो कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग अर्थात प्रथम स्टेटस, है ना? तो प्रथम स्टेटस को ही कुलीन वर्ग कहा जाता है। और वहाँ कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? तो वह पोलिश भाषा बोलते थे। कौन सा? पोलिश भाषा बोला करते थे। 5वां क्वेश्चन है, 1834 में प्रसा की पहल पर एक किसकी स्थापना की गई थी? एक शुल्क संघ की स्थापना की गई थी। किसकी? शुल्क संघ की। रोमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता था। एक खास तरह की भावना का विकास करना चाहता, तो वो खास तरह की भावना क्या थी? राष्ट्रीय भावना, अर्थात अपने देश के लिए जो विचार था उस प्रकार के विचार की भावनाओं का विकास करना उसका उद्देश्य था या वह चाहता था। प्रसा ने किसके नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी? तो ये फाइजर के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी। इसके बाद ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों की मुख्य पहचान क्या थी? जो ब्रितानी द्वीप समूह है, और ब्रितानी द्वीप समूह के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? ब्रितानी द्वीप समूह के अंतर्गत जैसे अंग्रेज है, वेल्स है, स्कॉट या आयरिश लोगों की जो मुख्य पहचान थी वह क्या थी? नृजाति। क्या थी? नृजाति उनकी मुख्य पहचान थी। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक किसमें शामिल किया गया था? 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक अर्थात शक्ति के आधार पर दूसरे राज्य में शामिल किया गया था या दूसरे देश में शामिल किया गया था। तो वह किसमें शामिल किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। किसमें? यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। इसके बाद आता है 10वां और अंतिम, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था? 1871 के बाद यूरोप में गंभीर जो राष्ट्रवादी तनाव था, देश के प्रति जो भावना थी उसमें जो आपस में तनाव उत्पन्न हुआ था, उसका मुख्य स्रोत क्या था? तो उसका मुख्य स्रोत क्या था? बाल्कन था। उसका मुख्य स्रोत क्या था? बाल्कन था। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को
आपको याद करना है और याद करके ध्यानपूर्वक परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। अब आ जाए।